हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। या सो यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास थोड़ा सा है, इसको भी एक बार, ये हमने कर लिया था नीचे वाले। Okay, so what happens when pea plants showing two different characteristics rather than just one are bred with each other? अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सिर्फ एक ही लिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम कुछ ऐसे पी प्लांट्स ले लें जिनमें टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो इनकी ब्रीड पे क्या असर पड़ेगा। What do the progeny of a tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds look like? They are all tall and have round seeds. Tallness and round seeds are thus dominant traits. So यहाँ पे कहा है कि अगर हम एक ऐसे प्रोजेनी की बात करते हैं जिसके पेरेंट्स जो हैं वो राउंड सीड्स हैं और टॉल हैं, साथ ही साथ एक जो पेरेंट है वो शॉर्ट प्लांट है और रिंकल्ड सीड है, ठीक है। तो इनकी जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी। इनकी प्रोजेनी ऑब्वियसली टॉल एंड राउंड सीड्स वाली होगी, क्योंकि टॉलनेस एंड राउंड सीड्स जो हैं ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollination? और तब क्या होगा जब हम इन F1 प्रोजेनीज को सेल्फ पॉलिनेट करके F2 प्रोजेनीज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा। A Mendelian experiment will find that some F2 progeny that are tall plants with round seeds and some were short plants with wrinkled seeds. मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि जो F2 प्रोजेनी है उनमें से कुछ टॉल होंगे, कुछ राउंड सीड्स होंगे, कुछ शॉर्ट प्लांट्स होंगे और कुछ रिंकल्ड सीड्स होंगे। एंड आई थिंक ये वाला पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम लोगों ने रेशो पढ़ी है 9:3:3:1, ठीक है। तो हमें पता है कि जब F2 प्रोजेनी भी आएगी तो वो जो F2 प्रोजेनी है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोजेनी होगी। उसमें कुछ टॉल भी होंगे, कुछ राउंड भी होंगे, कुछ शॉर्ट भी होंगे और कुछ रिंकल्ड भी होंगे। करेक्ट, चलिए ठीक है जी। सो नेक्स्ट इसके बाद, however, there would be some F2 progeny that showed new mixture, एंड कुछ ऐसी प्रोजेनीज भी होंगी जिनका मिक्सचर कंप्लीटली न्यू होगा, ठीक है। सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट हैव रिंकल्ड सीड्स, while others would be short but have round seeds. और कुछ हमारे पास जो प्रोजेनीज होंगी वो टॉल होंगी एंड उनमें जो रिंकल्स हैं वो होंगे, और कुछ हमारे पास ऐसी भी होंगी जो कि शॉर्ट होंगे और उनमें राउंड सीड्स होंगे। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है। वो किसी भी डोमिनेंट ट्रेट पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ट्रेट पे रिलाई कर रहे हैं। Thus, the tall, short, and the round wrinkled seed traits are independently inherited. ठीक है। सो ये जितने भी ट्रेट्स होते हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है। ये देखो हमारे पास कौन कौन से निकले थे। हमारे पास निकले थे राउंड येलो। अब जो राउंड येलो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, तो ये तो निकल नहीं थे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गए राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। सो राउंड है और साथ ही साथ ग्रीन भी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिंकल्ड येलो। अब देखो रिंकल्ड जो है वो तो हो गया रिसेसिव, ठीक है, और जो येलो है ये हमारे पास आ गया डोमिनेंट। देन इसके बाद रिंकल्ड ग्रीन के दोनों ही रिसेसिव आ गए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ यूनिक
ट्रेट्स आ जाएंगे। चलिए, देन इसके बाद हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब ये जो ट्रेड्स हैं ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं, जो ये इंडिपेंडेंटली अभी बने हैं ये किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। How does the mechanism of heredity work? Cellular DNA is the information source for making proteins in the cell. A section of DNA that provides that provides information for the one protein is called the gene for that protein. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जस्ट वेट, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में। ओके, धृति इज हियर नाउ। धृति यहाँ पे, धृति आप अपने वीडियो ऑन करेंगे या ठीक है, यू आर फाइन। आपकी आप पहले एंटर नहीं हो पा रहे थे ना, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी? यस सर। ओके ओके, चलिए ठीक है, फाइन। सो चलिए, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि जो हेरिडिटी है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक होता है सेलुलर डीएनए। सेलुलर जो डीएनए है इज द फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनेंगे वो डीएनए की हेल्प से बनते हैं। अब वो सेक्शन डीएनए का जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि जीन ट्रांसफर करता है फ्रॉम one cell to another cell. ठीक है, a section of DNA that provides information for one protein is called the gene for that DNA, gene for that protein. ठीक है, एक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है किसी प्रोटीन में, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कैरी कौन कर रहा है? जीन्स। How do these how do proteins control the characteristics that we are discussing here? Let us take the example of tallness as a characteristic. We know that plants have hormones that can trigger growth. अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, टॉलनेस। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रिगर ग्रोथ की तरह काम करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ, ठीक है, ये ग्रोथ को ट्रिगर कर देते हैं ऐसे से हॉर्मोन्स। Plant's height can thus depend on the amount of particular plant hormone. The amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it. Consider now the enzyme that is important for this process. अब यहाँ पे एक बात की गई है कि जो प्लांट की हाइट होती है वो डिटरमिन की जाती है कि एक पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आज की डेट में कोविड-19 के टाइम पे किन लोगों को ज्यादा चांसेस हैं कि कोविड-19 की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, तो वो डिपेंड करता है द लोड ऑफ कोविड-19, ठीक है। दैट मीन्स कि कोरोना वायरस जो है वो एक इंसान के अंदर कितने लोड के साथ गया है, ठीक है। अब लोड का मतलब क्या है? लोड का मतलब ये है कि कितनी अमाउंट में अंदर गया, ठीक है। अगर किसी के अंदर कोरोना वायरस जो है वो स्मॉल अमाउंट में गया, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट में, एंड उस बंदे की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस बंदे को रियलाइज भी नहीं होगा कि उसके अंदर कोविड-19 का जो वायरस है वो गया है, और वो बिल्कुल भी बीमार फील नहीं करेगा, हालांकि वो कोविड-19 से अफेक्टेड है। जिनको कि हम बोलते हैं ना, जो कि हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, उनको पता नहीं लगता कि उनके अंदर कोविड-19 का वायरस चला गया है, लेकिन फिर भी वो कोविड-19 अफेक्टेड होते हैं। तो ये लोग कौन है? एक तो जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, एंड दूसरा जिनके अंदर लोड बहुत ही कम गया है, ठीक है। अब लोड कम कैसे जाएगा? मास्क आपने पहन के रखा हुआ है पूरे टाइम, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट आ गया जब आपको अपना मास्क ओपन करना पड़ गया, मे बी आप कुछ खा रहे थे, ठीक है, या मे बी आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी को अपना फेस दिखा रहे थे, ठीक है।
सो शॉर्ट स्पैन के लिए आपने जो अपना मास्क है उसको डाउन किया, थोड़ा सा लोड अंदर गया, साथ के साथ ही आपने जो मास्क है उसको आपने पहन लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम है और सिम्टोमेटिक होने का चांस तो बहुत ही कम है। आप एसिम्टोमेटिक जरूर हो सकते हो बट आप सिम्टोमेटिक नहीं हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक की आदत है कि उसने जो अपना मास्क है वो हमेशा कुछ इस तरीके से पहनना है, ठीक है, इस तरीके से कि जो नाक है वो तो एक्सपोज्ड है, जो नोज है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है, लेकिन जो माउथ है वो कवर्ड है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, लोड जो है वो जाता रहेगा। अगर वो बंदा 1 घंटे तक सैर कर रहा है और 1 घंटे तक ऐसी जगह पे सैर कर रहा है जहां पे कोविड-19 के सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं उनके थ्रू उसकी बॉडी में जाता रहेगा और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोड है वो इंक्रीज होता रहेगा। अब जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो आपकी हालत है वो और भी ज्यादा खराब होती जाएगी एंड आप सिम्टोमेटिक हो जाओगे, फिर आपको सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। फीवर जो है वो ऊपर नीचे आपका होने लगेगा, बॉडी में जो वीकनेस है वो आपको होने लगेगी, स्नीजिंग होने लगेगी, ठीक है, ये सारी चीजें फिर आपके साथ होने लगेगी, ठीक है। सो लोड पे डिपेंड करता है कि आप कितना लोड ले रहे हैं कोविड-19 का अपने अंदर, प्लस आपकी इम्यूनिटी कैसी, ठीक है। सो इस चक्कर में आपकी जो कोविड की क्लास है थोड़ी सी वो भी लग गई। हम यहाँ पे बात कर रहे थे जीन्स के बारे में, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि ये जो इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैसे आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता लग गया कि एक जो अमाउंट होती है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वेरिएशंस किस तरीके से आएंगे, ठीक है। इतना पता चला आप लोगों को। अगर टॉलनेस की अगर जो टॉलनेस के हॉर्मोन्स के अमाउंट है अगर वो किसी के अंदर ज्यादा होंगे तो वो टॉलनेस को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, और अगर किसी में टॉलनेस के जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट बहुत ही कम है तो वो टॉलनेस को उतना ज्यादा शो नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर आई सबको समझ में, ठीक है। अमाउंट ऑफ हार्मोन पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ हार्मोन किसी में ज्यादा होगा टॉलनेस का तो वो टॉलनेस शो करेगा ही करेगा, किसी में अमाउंट ऑफ हार्मोन कम होंगे टॉलनेस के तो वो टॉलनेस को उतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है जी, फाइन। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो if this enzyme works a lot of hormone will be made and the plant will be tall। सो अगर ये जो एंजाइम है जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हाइट है जो टॉलनेस है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर ये एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करेगा अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, तो बहुत सारे हार्मोन्स बन जाएंगे यानी कि अमाउंट ऑफ हार्मोन्स बढ़ जाएंगे एंड द प्लांट विल बी टॉल, और इसकी वजह से जो प्लांट है वो बड़ा होगा, आई मीन लंबा होगा। If the genes for that enzyme has an alteration that makes the enzyme less efficient, the amount of hormone will be less and the plant will be short। एंड इसके बाद अगर जो एंजाइम के जीन्स हैं अगर उनमें कुछ ऑल्टरेशन आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम लेस एफिशिएंट हो गया, उसकी वजह से जो हार्मोन है उनका बनना भी कम हो गया, तो ऐसे में जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, ऐसे में जो प्लांट है वो हमें शॉर्ट वाला मिलेगा। दस जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेट, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इस चीज का आपको अगर मुझे रियल लाइफ एग्जांपल देना हो तो हम कैसे देंगे। अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, यानी कि जो दोनों के दोनों ट्रेड्स थे वो डोमिनेंट थे, ठीक है। उसके बाद उसकी जो प्रोजेनी आई थी उसको हमने क्रॉस कराया था स्मॉल आर स्मॉल वाई के F1 प्रोजेनी के साथ, ऐसे ही था, ठीक है। सो फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं उनके हॉर्मोन्स प्योर टाइप में, ठीक है, फुल टाइप में। अब जब हम F1 प्रोजेनी को
F2 प्रोजेनी के लिए पेरेंट बना देंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या है, 50% तो प्योर है और 50% हमारे पास इम्प्योर है, यानी कि शॉर्ट वाले। ठीक है, 50% हमारे पास टॉल वाले, 50% हमारे पास शॉर्ट वाले। तो ऐसे में क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ शॉर्ट होंगे और कुछ लॉन्ग होंगे। ठीक है, अब उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो हमारे पास जीन्स थे वो क्या थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यानी कि एक ही जीन में बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम देखेंगे फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में जो अमाउंट ऑफ जीन्स थे वो बहुत ज्यादा थे, जिनकी वजह से हार्मोन्स के अमाउंट भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बाद के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो टॉलनेस के हार्मोन्स हैं उनकी अमाउंट कम हो गई। ठीक है, एंजाइम्स कम हो गए, हार्मोन्स की जो अमाउंट है वो भी कम हो गई, एंड जिसकी वजह से हमारे पास कुछ न्यू स्पीशीज निकल के आ गई। हमारे पास रिंकल्ड येलो भी निकल के आ गया और हमारे पास राउंड ग्रीन भी निकल के आ गए। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको, आप लोगों को। एक प्लांट कितना टॉल होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कितने हैं। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होंगे तो वो टॉल होगा, ग्रोथ हार्मोन कम होंगे तो वो शॉर्ट होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, एग्जाम्पल के साथ भी आप लोगों को बताया। कोई डाउट इस चीज में तो हैंड रेज करो जरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, फाइन। ओके, देन इसके बाद if the interpretation of Mendelian experiments we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during the sexual reproduction. अगर हम मेंडल के अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अगर हम करेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोजेनी जो है उस पे अपना सॉरी एक जो बोथ पेरेंट्स होते हैं वो अपनी प्रोजेनी को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए देते हैं। ठीक है, यानी कि मदर का भी 50% जाएगा एंड फादर का भी 50% जाएगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So we have discussed this issue in the previous chapter. If the both parents can help determine the trait of the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene. So यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि जो बोथ पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी इस चीज को पढ़ा है कि बोथ पेरेंट्स जो होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि जो उनकी प्रोजेनी है उसका ट्रेट कैसा होगा। ठीक है, जब भी डीएनए की कॉपिंग हो रही होती है जिसमें के सेम जीन्स होंगे तो हमारे पास सेम बेबी होगा, अगर हमारे पास डिफरेंट जीन्स होंगे तो हमारे पास डिफरेंट बेबी होगा। This means that each pea plant must have two sets of all genes, one inherited from each parent. अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हर एक पी प्लांट मिला है उसमें दो सेट्स थे। ठीक है, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, और ईच पेरेंट से हमारे पास जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं उनकी फॉर्म में जीन्स आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे को ऐसा प्लांट मिला जो कि सिर्फ और सिर्फ येलो था बट उसकी जो शेप थी वो क्यूब जैसी थी। कोई ऐसा हमें मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिला ना। येलो राउंड होगा या फिर येलो रिंकल्ड होगा, कोई येलो क्यूब तो नहीं था, कोई येलो रेक्टेंगुलर तो नहीं था। ठीक है, यानी कि जितनी भी ट्रेड्स थी वो पेरेंट से ही आई। ठीक है, 50-50% जो है वो पेरेंट्स का ही होगा। अगर दो ट्रेड्स होते हैं एक प्रोजेनी में तो एक ट्रेट जो है वो होगा मदर का और एक ट्रेट जो है वो होगा फादर का। For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. और अगर इस मैकेनिज्म पे हमें काम करना है तो हर एक जर्म सेल जो है उसके पास वन जीन सेट होना चाहिए। ठीक है, सेट होगा, पेरेंट्स एंड मतलब मदर एंड फादर का सेट होगा इसमें। चलिए, देन इसके बाद हाउ डू जर्म सेल्स मेक सिंगल सेट ऑफ जीन। अब हमारे पास जो
जस्ट वेट। हाँ जी, हमारे पास जो भी हमने बात की है कि ईच जर्म सेल मस्ट हैव वन जीन सेट, एक ही जीन सेट उसके पास होना चाहिए। ये कैसे होगा? सो इसके लिए हम पढ़ेंगे, इफ द progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment in figure 9.5 cannot work. This is because the two characteristics R and Y would then be linked to each other and cannot be independently inherited. सबसे पहले तो देख लेते हैं फिगर 9.5। ये हमारे पास फिगर 9.5, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है हमें, दोबारा पढ़ते हैं। If the progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then experiment in figure 9.5 cannot work. अगर सिर्फ येलो कलर ही जाता, या अगर सिर्फ ग्रीन कलर ही जाता, या सिर्फ राउंड शेप जाती, या सिर्फ रिंकल शेप जाती, एंड साथ में कोई कलर और शेप ना जाती, तो 9.5 फिगर तो बन ही ना पाती। ठीक है, 9.5 फिगर में हमारे पास दो ट्रेड्स हैं। ठीक है, सो दो ट्रेड्स होने चाहिए एक ही जीन में। दिस इज बिकॉज टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई would be linked to each other and cannot be independently inherited. This is explained by the fact that each gene is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces, each called a chromosome. जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल जीन सेट के बारे में। तो सिंगल जीन सेट में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए नहीं है, उसके अंदर सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस हैं। एक पीस राउंड का होगा, एक पीस येलो का होगा, या फिर एक पीस राउंड का होगा, एक पीस ग्रीन का होगा। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट पीसेस होते हैं डीएनए में, जिनको कि हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूं कि कुछ किस तरीके से होगा ये। हाँ जी, सो एक होगा हमारे पास डीएनए, उसके अंदर होगा हमारे पास जीन्स, और उसके अंदर होंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये जो एक क्रोमोसोम होगा, ये जो एक क्रोमोसोम होगा ये शेप का होगा, और ये जो एक क्रोमोसोम होगा ये कलर का होगा। ठीक है, ये बनेगा आपका एक जीन सेट। क्लियर है, समझ में आया? इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस इसी चीज से हो पाएगी। अगर हमारे पास एक जीन के अंदर दो क्रोमोसोम नहीं होंगे सेपरेट सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो हमारे पास वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वेरिएशंस के लिए एक ही जीन के अंदर दो सेपरेट क्रोमोसोम्स का होना जरूरी। क्लियर है इतना? चलिए ठीक है, देन इसके बाद thus each cell will have two copies of each chromosome, one each from the male and female parent. तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक मदर से जाएगा और एक फीमेल से जाएगा जीन्स के अंदर। Every germ cell will take one chromosome from each pair and may be of either maternal and paternal origin. When two germ cells combine, they will restore the normal number of the chromosome in the progeny. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मेटर्नल साइड है या जो पैटर्नल साइड है उससे क्रोमोसोम जाएगा, और वो जो क्रोमोसोम है वो प्रोजेनी में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिस्टोर करेगा। नॉर्मल का मतलब एक फादर का एक मदर का। Ensuring the stability of the DNA species, such a mechanism of inheritance explains the result of the Mendel experiment and is used by all sexual reproducing organisms. जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के अंदर मेंडल का ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें के इनहेरिटेंस की बात की गई है, ये फिट बैठता है।
but asexually reproducing organisms also follow similar rules of inheritance. अगर हम asexual mode of reproduction की बात करते हैं तो उसमें भी rule of inheritance जो है वो सेम ही लगता है, ठीक है, उसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं होता है, उसमें बस दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक मेल और एक फीमेल का होता है, और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होते हैं। अब वो एक शेप और कलर हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आप शेप और कलर नहीं मानोगे तो वो लेंथ और जो कलर है वो हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो इनहेरिटेंस के लॉज मेंडल ने बनाए थे वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो हेरिडिटी है वो किस तरीके से आगे आगे प्रोसीड करती है, ठीक है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आपने एक बारी बुक में जरूर उसको देख लेना है, ठीक है, और फिर भी समझ में ना आए तो आपने मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। तो सानिया यू विल स्टे हियर राइट नाउ, ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी हैं आप लोगों ने इस क्लास के बाद अभी सीधा उठना नहीं है, आप लोगों ने अपनी जो बुक्स हैं उनमें इस वाले टॉपिक को जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है ये पढ़ना है, कोई डाउट है तो उसको मार्क कर लेना है, ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट अच्छे से इसको जरूर पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो आपने मुझसे कल जरूर पूछना, ठीक है जी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही है, आप लोगों ने जो बुक है उसको पढ़ना है, ठीक है, सॉरी जो मैंने टॉपिक कराया है वो आप लोगों को पढ़ना है, और कोई भी डाउट है तो वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। चलिए आप सारे जा सकते हैं, सानिया यू विल स्टे हियर, किसी को अगर डाउट भी है तो यू कैन स्टे हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग? थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी मनोज, कोई डाउट है? ओके, हाँ जी सानिया, व्हाई आर यू सो लेट? सर आज मॉम का बर्थडे था तो गेस्ट आए थे घर पे तो सभी। फाइन, एंड मैम आपकी बहुत कंप्लेंट करते हैं, आप सोशल की क्लास नहीं लगाते हो, व्हाई? सर हाँ कल मैम को मैंने रीजन बताया था, फोन आया था तो मैम का ओके इवनिंग में। ठीक है, देखो एसएसटी की सर अब क्लास, तो हो गया, करते थे कल ही, आज ही मतलब सुबह के टाइम। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट रहोगे तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा, ओके। चलो ठीक, अभी भी आपकी है क्लास? नहीं आज तो इंग्लिश की आई थिंक। हाँ जी। चलो 10 मिनट के लिए आए फिर आप, चलो ठीक है, इट्स ओके, बाय बाय।